तो वही ना, एबॉर्शन एज सच डायरेक्टली कॉज नहीं करता, बट एबॉर्शन अगर कॉम्प्लिकेशन में बन जाता है तो वो कॉम्प्लिकेशन आगे वाले प्रेगनेंसी को। जैसे कि अभी इन दिनों में एक चीज है कि प्री प्रेगनेंसी चेकअप की बात होती है, जो कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं। एग्जैक्ट इससे क्या हमें फायदा मिलता है? ये जो प्रेगनेंसी से पहले हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो बहुत सारी वुमेन्स यूज करती है, उससे कोई प्रॉब्लम होता है? तो ऐसे पेशेंट में हमें अवॉइड करना चाहिए। सो एज सच अगर देखे जाए तो एबॉर्शन पिल्स का फ्यूचर प्रेगनेंसी पे ज्यादा उससे निगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है अपनी फर्टिलिटी। मतलब एक चीज है कि बहुत सारी वुमेन को ये बताया जाता है कि तुम्हारे पेट में लड़का है या लड़की। क्या बेबी बम को देखकर हमें पता चलता है कि लड़का है कि लड़की? तुमने लड़की पैदा किया है, मतलब मदर पे इल्जाम लगती है कि तुमने किया है। अभी अपने इंडिया में बेबी का जेंडर पता करने की कोशिश करना भी एक गुनाह है। जी जी। और नारियल पानी पीने से बेबी गोरा होता है। ये जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है उसमें कहा जाता है कि 6 मंथ तक आप हैवी वर्क ना करें। जब तक आपका बेबी एक्टिव है, अच्छे से फीड ले रहा है, तो आपको टेंशन चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना बंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और जिंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक एक्सपर्ट के साथ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरी, जो एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। इनके एक्सपीरियंस है प्री प्रेगनेंसी चेकअप, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चैलेंजेस और उनका मैनेजमेंट, और पोस्टमार्टम केयर। डॉक्टर गौरी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं, जहां वो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम को समझाने, उनकी कंफ्यूजन दूर करने और अवेयरनेस क्रिएट करने का हमेशा प्रयास करती हैं। उनकी फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोसाइटी को एडुकेट करना और विमेन हेल्थ के इम्पोर्टेंस टॉपिक पर ओपनली बात करना भी है। एपिसोड को लाइक करें, कमेंट में बताएं अगर आपको कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम रही हो या अवेयरनेस की जरूरत है, तो यहाँ पे बताएं ताकि आपको यहाँ पे एक्सपर्ट की जानकारी मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। जैसे कि अभी इन दिनों में एक चीज है कि प्री प्रेगनेंसी चेकअप की बात होती है, जो कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं। एग्जैक्ट इससे क्या हमें फायदा मिलता है? ओके, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली प्री प्रेगनेंसी चेकअप मतलब प्रेगनेंसी जैसे एक लंबी जर्नी, जैसे हम लोग किसी ट्रैवल से पहले प्लान करते हैं ना, वैसे ठीक उसी तरह प्रेगनेंसी से पहले भी कुछ चीजें करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आपके कुछ अगर फैमिली में जेनेटिक डिसीज है तो उसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। उसके बाद अगर आपका लाइक हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप है, थायराइड स्टेटस है, या कोई और डिसीज है जिसके लिए आपको पहले से कोई मेडिसिन चालू है, जैसे इपिलेप्सी है, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है पहले से, तो उन सबका स्क्रीनिंग करके जो प्रेगनेंसी में सेफ है वैसे मेडिसिन आपको चालू करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वैक्सीनेशन ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो प्रेगनेंसी के पहले कुछ वैक्सीनेशन लेना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन होना चाहिए, रूबेला वैक्सीन होना चाहिए, क्योंकि रूबेला से अगर इन्फेक्शन होता है तो बेबी को डायरेक्टली अनोमली हो सकता है, हमें बेबी टर्मिनेट करना पड़ सकता है। तो कुछ वैक्सीनेशंस एंड ये स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी होता है। एंड लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि फॉलिक एसिड, दैट इज ओनली विटामिन, बट एक्चुअली प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ्स आपको चालू करना है, क्योंकि अगर उससे जो बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मतलब बेबी में डिफेक्ट होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। ओके। ये जो प्रेगनेंसी से पहले हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो बहुत सारी वुमेन्स यूज करती हैं, तो वो जो काफी टाइम हो जाता है, किसी किसी को 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक यूज करती हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी में, या फिर ये वुमेन बॉडी पे, ओवरी पे कुछ इफेक्ट करता है? एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है, जो उसमें अभी थाउजेंड्स ब्रांड है ऑलमोस्ट, उसमें जो अल्ट्रा लो डोज वाले उसका ऐसा ज्यादा इफेक्ट नहीं होता इफ यूज इट फॉर लाइक 1 to 2 years, बट उसको इरेगुलर एज एंड व्हेन यूज नहीं करना होता है। जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर देते रूटीनली कंटिन्यूअसली आपको यूज करना होता है। फिर भी उसमें किसी को हाइपरटेंशन है या किसी की फैमिली में स्ट्रोक या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो वैसे पेशेंट में भी थ्रोम्बोसिस मतलब ऐसे ब्लड वेसल में क्लॉट होने का रिस्क रहता है, जिसके लिए ओबेसिटी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, तो ऐसे पेशेंट में हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे ओवर द काउंटर नहीं लेना है आपको, जो भी लेना है डॉक्टर से सलाह के बाद भी लेना चाहिए। एक और पिल्स की बात कर रहे हैं, तो अबॉर्शन एक ऐसी चीज है कि लोग उस यूजली कर लेते हैं, मतलब अबॉर्शन करते हैं तो उसमें पिल्स का जो है वो शॉपिंग कर लेते हैं,
जाके शॉप से उठाया, कुछ भी ले लिया, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। तो ये जो हम जाके ले रहे हैं और हमारे बॉडी के लिए सूट करे नहीं करे, इस पे क्या आपका एडवाइस होगा कि लोग इस पे कैसे काम करें? एक्चुअली जो एमटीपी मतलब एबॉर्शन के जो पिल्स होते हैं, आपको डॉक्टर के सलाह की बाद ही लेनी चाहिए। उसके लिए अपने इंडिया में एक लॉ भी है, एमटीपी एक्ट। वो लॉ क्यों है कि अपने पेशेंट सेफ्टी के लिए एक्चुअली, क्योंकि हमें यूरिन का टेस्ट करते हैं, उसमें पता है कि प्रेगनेंसी है, बट वो कहाँ है उसका पता तो हमें चलता नहीं है। प्रेगनेंसी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूट्रस में मतलब गर्भाशय में होती है, लेकिन कभी कभार ट्यूब में भी हो जाती है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो डॉक्टर के पास जाके उसका पहला लोकेशन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। सेकंड, उसका जेस्टेशनल एज, मतलब 7 वीक्स या 9 वीक्स तक हम लोग ये टैबलेट से टर्मिनेट कर सकते हैं। जो लोग बिना डॉक्टर के पूछे, बिना सोनोग्राफी के डायरेक्टली मेडिसिन अगर ले लेते हैं, उसमें हेवी ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांस रहता है। और कभी कभार जो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में गलती से मेडिसिन ले लिया विदाउट सोनोग्राफी, तो प्रेगनेंसी अंदर फटने का और पेट में ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। तो ऑलवेज हमें डॉक्टर की कंसल्ट के बाद, सोनोग्राफी के बाद ही पिल्स लेने चाहिए। एंड पिल्स का लाइक ओवर द टाइम इफेक्ट अगर देखें हम लोग, तो उसका मेडिसिन का जो थोड़ा थोड़ा से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ, तो उसका भी वो फीमेल के बॉडी पे, हेल्थ पे बहुत बुरा असर हो जाता है। जैसे अबॉर्शन के बाद में बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुनी है, मतलब और लोगों से, कि उनका क्या होता है कि प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर जब प्रेग्नेंट होना चाहें और प्लानिंग करके करते हैं, तो क्या अबॉर्शन की पिल्स जो आती हैं उसको यूज करने से नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है? सो एज सच अगर देखे जाए तो एबॉर्शन पिल्स का फ्यूचर प्रेगनेंसी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं है, बट प्रोवाइडेड वो एबॉर्शन की पिल्स आपको डॉक्टर की सलाह के बाद लेनी चाहिए। अगर ड्यूरिंग द एबॉर्शन के प्रोसेस में अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाता है या बहुत ब्लीडिंग हो जाता है या आधा एबॉर्शन रहता है, जिसके लिए आपको क्यूरेटिंग करना मतलब यूट्रस को क्लीन करना पड़ता है, तो वैसे केसेस में कभी कभार यूट्रस को अंदर से थोड़ा सा इंजरी होने का रिस्क रहता है। अगर वैसी इंजरी आपको होती है, तो फिर नेक्स्ट टाइम पे प्रेगनेंसी होने में या प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में या इसलिए एबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे का मैंने ऐसे सुना कि पहले अबॉर्शन कराया था बीच में और फिर कंसीव किया, तो 2-3 मंथ का ही बेबी, मतलब जो बेबी है वो मिसकैरेज हो जा रहा है। बार बार मिसकैरेज हो रहा है। तो वो मुझे वही लिंक लगा कि कहीं अबॉर्शन पिल से तो इसका लिंक नहीं है, तो में भी हो सकता है। तो इन एबॉर्शन एज सच डायरेक्टली कॉज नहीं करता, बट एबॉर्शन अगर कॉम्प्लिकेशन में बन जाता है, तो वो कॉम्प्लिकेशन आगे वाले प्रेगनेंसी को जरूर अफेक्ट करते हैं। इसलिए वी एज अ डॉक्टर वी प्रमोट कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो पहले प्लान करना चाहिए कि अपने एज के हिसाब से जो आपका मतलब हेल्थ एस्पेक्ट्स है, उसके हिसाब से हमारे पास बहुत सारे थाउजेंड्स ऑप्शंस है कॉन्ट्रासेप्शन के, तो यूज करना ज्यादा अच्छा है रादर देन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करें। उससे निगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है अपने फर्टिलिटी पे। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो बहुत सारे होंगे, तो उनमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हाई रिस्क में आ जाती है? ओके, तो अभी हम जानते हैं कि हाई रिस्क मतलब क्या। अभी आजकल के जमाने में जैसे अपना एजुकेशन, करियर, लेट मैरिज, इसकी वजह से प्रेगनेंसी का एज जो था वो काफी पोस्टपोन हो गया है। तो प्रेगनेंसी मोर देन 30 ऑल्सो कम्स अंडर हाई रिस्क। उसके बाद अगर आपको ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अगर पहले से झटकी मतलब एपिलेप्सी है, इसके साथ भी आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाता है। उसके साथ ही अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे कि प्लासेंटा मतलब बच्चे की वार अगर निचले हिस्से में, उसको लो लाइन प्लासेंटा बोलते हैं, प्लासेंटा प्रीविया, या पहले आपका एक सिजेरियन है, किसी किसी के 2 सिजेरियन होते हैं, हाँ, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में अगर किसी के आपकी यूट्रस को गांठ मतलब फाइब्रॉइड अगर हो जाता है, तो वैसे या किसी को अंडाशय में सिस्ट रहता है, तो ऐसे सारी पेशेंट को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाता है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एक चीज और कॉमन है कि थायराइड का और डायबिटीज का होना। तो ये दो जो होता है अधिकतर टाइम में, जैसे मेरे टाइम में भी मुझे थायराइड और डायबिटीज आया था। थायराइड माइल्ड था, डायबिटीज भी माइल्ड था, लेकिन ये आया उस टाइम में फर्स्ट टाइमेस्टर में डायग्नोज हुआ कि है, और मैं मेडिसिन ले रही थी। तो बहुत सारे ऐसे वुमेन्स होंगे जिनको ये चीज आ रही होंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड और डायबिटीज के केसेस आए। तो ये जो है उस टाइम का होना क्या मम्मी और माँ और बच्चे दोनों पे इफेक्ट करता है?
तो इसमें ये होता है कि एक होता है डायबिटीज को अगर पहले से आपके फैमिली में है या आपको डायग्नोसिस फर्स्ट 3 मंथ्स में होता है तो उसका जो मतलब बेबी के कंसीव के टाइम में ना उसका शुगर लेवल हाई रहता है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट बेबी को डिफेक्ट मतलब एनोमली होने में हो जाता है। और कुछ लोगों में जो डायबिटीज है वो मतलब 5वें महीने के बाद अगर डायग्नोस होता है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम रहता है। इसलिए तो मैंने बोला ना कि जैसे प्री प्रेगनेंसी प्लान करते हो तभी आपको पता होना चाहिए कि आपका डायबिटीज का स्टेटस क्या है, आपको डायबिटीज मतलब जो HbA1c नाम की एक टेस्ट होती है, मतलब आपका शुगर कंट्रोल कौन से लेवल पे है, मॉडरेट है या पूरा बिगड़ा हुआ है कि नॉर्मल है, वो हमें पता करना चाहिए। क्योंकि अगर वो डिरेंज शुगर में आप प्रेग्नेंट रहते हो तो आपकी बेबी को एनोमली मतलब डिफेक्ट होने का चांस ज्यादा रहता है। वैसे भी थायराइड में जैसे अगर थायराइड पहले से ही, क्योंकि बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो फर्स्ट थ्रू 2-3 मंथ्स में हो जाता है, अगर वो ब्रेन डेवलपमेंट थायराइड की ऊपर नीचे कम स्टेज में अगर होता है तो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट और उसके फ्यूचर डेवलपमेंट में काफी सारा निगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। तो थायराइड शुगर ये प्रेगनेंसी होने से पहले नॉर्मल होने के बाद ये कंफर्म करने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। और उसके जो मेडिसिन है मतलब कुछ लोग अगर पहले से डायबिटीज है तो उसके कुछ और मेडिसिन चालू रहते हैं, तो कुछ मेडिसिन जो प्रेगनेंसी में हम लोग दे नहीं सकते, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको जो मेडिसिन उसको ऑप्टिमाइज करके डॉक्टर से जो प्रेगनेंसी सेफ है वो चालू करके लेना चाहिए। एक क्वेश्चन आ रहा है कि अभी बहुत सारे बच्चों को ऑटिज्म हो रही है, तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे वो होने का चांस बढ़ जाता है, ऑटिज्म होने का चांस बढ़ जाता है? जैसे ऑटिज्म एक्चुअली एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज है, उसको एक जेनेटिक पार्ट है, फैमिलियल है, स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, एंड कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, पोल्यूशन है, उसका सबका ही इम्पैक्ट आ जाता है। इससे कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या स्पेसिफिक जीन का अब तक डायग्नोसिस नहीं, इट इज ऑन इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज। तो एज ऑफ नाउ लाइक इसकी स्ट्रेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो इमोशनल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर मतलब स्ट्रेस से बचे तो उसको थोड़ा सा हैंडल किया जा सकता है, मतलब वी कैन हेल्प कि वो थोड़ा प्रिवेंट हो सके, क्योंकि अभी मैटरनल एज भी तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर प्रेगनेंसी आफ्टर 35 है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है बेबी की हेल्थ पे। अभी के टाइम में जैसे बहुत सारे विमेन हैं जो जॉब कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, तो उनका एज है जो कि 25 से ऊपर ही नॉर्मली हो जा रहा है मैरिज का, तो क्या सही एज है जिससे हम एक हेल्दी एग ले सकते हैं? हेल्दी एग से हेल्दी बेबी होता है, तो वो एज कौन सा सही होता है? एक्चुअली प्रेगनेंसी के लिए सही एज होता है 25 to 30, बट आजकल के जमाने में थोड़ा डिफिकल्ट है कंसिडरिंग अपने एजुकेशन एंड प्रोफेशन। 30 के बाद थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है, बट 35 के बाद काफी रिस्क बढ़ जाती है। तो हमारा कहना है कि अगर आपकी मतलब एजुकेशन एंड प्रोफेशन सेट हो गई है तो 30 to 35 विल बी द ऑप्टिमम पीरियड इन दिस इरा फॉर द प्रेगनेंसी प्लानिंग। और अगर हम एग फ्रीज कराएं तो कितना हेल्प करेगा? हाँ, अभी एग फ्रीजिंग का एक ऑप्शन भी अपने पास है, लेकिन अगर वो ऑप्शन एक्चुअली यूज होती है जिसको कोई कैंसर ट्रीटमेंट लेना है या किसी की शादी ही नहीं हुई है या किसी को बहुत सारे मतलब ऑब्वियस मतलब जेन्युइन इश्यूज है, उसके लिए एग फ्रीजिंग इज अ गुड ऑप्शन। बट एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई और सारी मतलब जो एजुकेशन एंड करियर सब कुछ सेटल्ड है तो बेसिकली यू शुड ट्राई ऑन प्रायोरिटी फर्स्ट फॉर द प्रेगनेंसी। जी बिल्कुल। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जैसे आपने बताया थायराइड और बहुत सारी चीज़ों के जिक्र की, तो उसमें लाइफ स्टाइल कैसे मैनेज हो, और लाइफ स्टाइल के लिए आप कैसे कहेंगे कि ये सब हम माइलस्टोन को पूरा करें तो हम एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं? तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द प्रेगनेंसी इटसेल्फ, एंड मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्चुअली फीमेल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक तो आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो अपना हमें ध्यान रखना है। देन आपका स्लीप साइकिल नॉर्मल होना चाहिए। देन आपका डाइट एडिक्वेट मतलब बैलेंस के घर का खाना, वेजिटेबल, फ्रूट्स है, सब कुछ मिक्स होना चाहिए। आजकल की तारीख पे बहुत सारे लोग फास्ट फूड, जंक फूड पे ध्यान देते हैं, आउटसाइड बेवरेजेस, जो हमें बहुत लिमिटेड रखना चाहिए। एंड सेकंड थिंग होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट इज एक्सरसाइज। जी हाँ, तो अभी सब लोग बोलते हैं कि इसके लिए टाइम नहीं, उसके लिए टाइम, एक्चुअली वो टाइम निकालना 1 hour इज इट इज बेटर देन डूइंग द ट्रीटमेंट फॉर द एनी डिसीज। तो डेली एटलीस्ट 45 minutes to 1 hour एक्सरसाइज ऑफ एनी इंटेंसिटी, लाइक जिम करो, जॉगिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, एनीथिंग, बट डू इट रेगुलरली। उसका बहुत अच्छे से इफेक्ट हो जाता है फॉर द फीमेल हेल्थ ऑल्सो एंड फ्यूचर प्रेगनेंसी ऑल्सो। मतलब ऐसे तो नहीं ना कि प्रेगनेंसी के लिए एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज खुद के लिए करना है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बताई कि खुद के लिए करना है। तो बहुत सारे ये भी इश्यूज आ जाती है लोगों के कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज नहीं करना है,
तो वो क्या करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए? एक्चुअली प्रेगनेंसी एक्सरसाइज नहीं करना एक मिथ है, क्योंकि सारी प्रेगनेंसी अलग अलग हो जाती है। अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपका प्लासेंटा लो लाइंग है, आपको कोई फाइब्रॉइड मतलब यूटर गर्भाशय की गांठ है, या आपको एबॉर्शन का रिस्क है, आपको बार बार ब्लीडिंग स्पॉटिंग प्रेगनेंसी में हो रहा है, या आपको अगर सर्वाइकल मतलब थैली का जो सर्विक्स रहता है मुंह वो थोड़ा सा ओपन है, मतलब उसको इनकॉम्पिटेंस या रिस्क ऑफ एबॉर्शन ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में आपको एक्सरसाइज या ज्यादा वॉक करना रिस्ट्रिक्शन रहता है। बाकी अदर केसेस में आप अच्छे से एक्सरसाइज, स्विमिंग, वॉकिंग या सब कुछ चीजें कर सकते हो। बेसिकली प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं, इट इज ए नेचुरल लाइफ इवेंट, नेचुरल लाइफ इवेंट है, उसको एंजॉय करना है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं है। हाँ, एंजॉय करेंगे तभी जाके स्ट्रेस फ्री रहेंगे और फिर हेल्दी बेबी इन दैट। हाँ, और एंजॉय करेंगे मदरहुड। तो ये प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज्यादा ही हमें ये ऐसा माहौल हो जाता है कि मदर कुछ और फील कर रही होती है, मॉर्निंग सिकनेस और ये सब में जूझ रही होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, किसी को वोमिट होते रहता है, कोई स्मेल नहीं बर्दाश्त है। तो ये सब जो चीजें आती है उसको हैंडल कैसे करें, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम आता है उसमें, उसको हैंडल कैसे करना है हमें? देखो फर्स्ट टाइम इसके जो इश्यूज है जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस है, नौशिया होता है, खाने को देख के फूड एवर्जन्स हो जाते हैं, या किसी को ब्रेस्ट टेंडरनेस है, यूरिन फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू काउंसिल ऑल द पेशेंट, ये सब नॉर्मल है, आपको अकेले को नहीं, बहुत लोगों को होता है, और ये होना मतलब बेबी इज ग्रोइंग वेल। ये सारे जो सिम्टम्स का मेन रीजन रहता है अपना हार्मोनल, मतलब अगर प्रेगनेंसी होती है उसमें एक बीटा एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन अपने बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, तो उस हार्मोन के कारण ये सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि अगर इसको मतलब आपका नौशिया मॉर्निंग सिकनेस है, तो उसके लिए आप थोड़े से ड्राई स्नैक्स वगैरह ले सकते, उसके लिए मेडिसिन भी आपको डॉक्टर जरूर देते हैं। स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है, कंसिडरिंग ये सारे ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड मूड स्विंग्स, ये हमें पता है कि हमें होने वाला है, तो आपकी जो पसंद की चीज में थोड़ा एंगेज करना है खुद को, रीडिंग पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, या अगर बहुत ज्यादा होता है तो ट्राई टू स्पीक आउट, योर पार्टनर, योर फ्रेंड्स, या जैसे प्रेगनेंसी के सपोर्ट ग्रुप जैसे हर हॉस्पिटल में होते हैं, यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, तो वी विल ट्राई टू एंगेज देयरसेल्व्स इन जो उनको एक्टिविटी पसंद है, तो वैसे हम लोग कर सकते हैं। सारी चीजों के लिए मेडिसिन डॉक्टर आपको देते हैं, बस आपको बोलना है जाके। ये जो अधिकतर टाइम 8 मंथ में डिलीवरी हो जाती है, 9 मंथ में डिलीवरी के जगह पे 8 मंथ 7 मंथ पे हो जाती है, तो और बहुत सारे वुमेन को ये भी आता है कि आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट करना है आफ्टर 6 मंथ में, ऐसा शुरू हो जाता है, लीकेज शुरू हो जाती है, आई थिंक पानी का स्राव होने लगता है, कुछ ऐसा भी केसेस आता है जिसमें कंप्लीटली बेड रेस्ट करते हैं। तो उस 6 मंथ में ऐसा क्या हमें प्रिकॉशन करना चाहिए कि हम उस टाइम में फिट रहे, और क्या क्या ध्यान हमें रखना चाहिए? देखो मतलब जैसे 6 मंथ के बाद है, एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स आपको डॉक्टर बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। वो कैसे होता है, जैसे आपका प्लासेंटा मतलब प्लासेंटा लो लाइंग रहता है, उसको प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं, या जो अपना गर्भाशय उसका जो मुंह मतलब सर्विस बोलते हैं हमारे यहाँ, जो अगर वो थोड़ा सा ओपन रहता है, मतलब जहाँ से रिस्क ऑफ एबॉर्शन है, तो ऐसे पेशेंट में हम बोलते हैं कि बेड रेस्ट कीजिए। लेकिन बेड रेस्ट में हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर आप बेड पे रहते हो तो आपका थोड़ा सा डाइट मैनेज करना है, फाइबर डाइट ज्यादा लेना है, क्योंकि फाइबर डाइट नहीं लेंगे और आप एक बेड रेस्ट पे हो तो आपको हाई चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसके लिए आपको अगेन स्टेन करना पड़े, जो अल्टीमेटली जो आपका प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग और एबॉर्शन का रिस्क बढ़ता है। तो आपको डाइट पे बहुत ध्यान देना है, वाटर इनटेक अच्छे से रखना है, एंड आपको घर पे जो थोड़ा सा वॉकअप कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे मैंने फीमेल को देखा है कि 6-7 मंथ में उनको बोल दिया जाता है कि आप मूव भी नहीं कर सकते, आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहो, और स्टिचेस पड़ती है, तो वो हाई रिस्क ही हुआ, और फिर उसमें तो काफी उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ, अभी 3 मंथ मुझे बाकी है और मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। तो एक्चुअली अभी के जमाने में जो मॉडर्न मेडिसिन है ना, कंप्लीट बेड रेस्ट हम देते नहीं अभी, वी ओनली गिव द मॉडिफाइड रेस्ट, मतलब मॉडिफाइड आपको ट्रैवल अवॉइड करना है, ट्रैवल ट्रेकिंग या शॉपिंग जाना, बहुत लंबे से इन्फेक्शन में जहाँ एक्सपोज होना, ही हमें है, क्योंकि आप घर पे या सोसाइटी के गार्डन में थोड़ा सा वॉक जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप बेड रेस्ट पे रहते हो, प्रेगनेंसी में ऑलरेडी अपना जो ब्लड रहता है थोड़ा क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा होते हैं, तो कंप्लीट बेड रेस्ट में जो अपने ब्लड वेसल में क्लॉट होने उसको बोलते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो आज के मॉडर्न मेडिसिन में कंप्लीट बेड रेस्ट हम देते नहीं एक्चुअली। जो सारी स्क्रीनिंग फैक्टर्स होते हैं ना, कि किसी का सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट है या किसी का प्लासेंटा लो लाइंग है,
तो इसमें मॉडिफाइड मतलब जो मॉडिफाइड रेस्ट है वो सफिशिएंट है। बहुत सारे वुमेन का होता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करना है, लेकिन आज के टाइम में अगर मैं अपने साइड का ग्लेजेरिया की बात करूँ तो बहुत सारे वुमेन को सी सेक्शन कर दिया जाता है, जबकि उनका कहना है कि मैं तो पूरा 9 मंथ एकदम अच्छे से काम की, फिट रही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी मुझे सी सेक्शन कर रहे हैं। तो मतलब क्या ऐसा होता है कि हमें सी सेक्शन पे जाना होता है, और उससे बचने के लिए हम लोग अगर नॉर्मल डिलीवरी में जाना है हमें, तो हमें क्या प्रिकॉशन लेके रखना पड़ेगा? ओके, जैसे मतलब सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी का जो रूट है डिलीवरी का, वो डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे करता है। जैसे अगर मतलब इन केस ऑफ ये देखो बेबी का, अगर बेबी बहुत ज्यादा बड़ा है, मोर देन 3.5 kg, या बेबी के गले में कॉर्ड है, मल्टीपल राउंड्स है, या बेबी का जो प्लासेंटा एकदम लो लाइन पे है, तो ऐसे केसेस में जैसे सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। इन केस ऑफ मदर, जिसी को अगर ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन ज्यादा है, उसकी वजह से बेबी की ग्रोथ बहुत कम हो गई है, उसको बोलते हैं आयुष, मतलब पेट में बेबी का वेट नहीं बढ़ा है, या लाइकर बहुत कमी, क्योंकि डिलीवरी के लिए हमें लगता है कि बेबी का हेड नीचे होना चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसका वेट एवरेज मतलब 2.8 to 3.5 तक होना चाहिए। उसका जो लाइकर है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। उसके साथ जो यूटरस का सर्विस थैली का मुंह जिसे हम बोलते हैं, उसका सॉफ्टनिंग और उसका जो ओपनिंग का स्पीड है वो अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। तो ऐसे अगर फैक्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम रहा फ्रॉम द मदर साइड एंड फ्रॉम द बेबी साइड, तो नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो सिजेरियन सेक्शन अवॉइड करने के लिए हम शुरू से कुछ ऐसे प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। फिर आपकी प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग के बाद डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग एक्सरसाइज, जो आपको 3rd ट्राइमेस्टर में अच्छे से लाइक आपको स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक चीज है कि बहुत सारी वुमेन को ये बताया जाता है कि तुम्हारे पेट में लड़का है या लड़की। क्या बेबी बम को देखकर हमें पता चलता है कि लड़का है कि लड़की? ये सरासर मिथ है। बेबी बम के शेप से बेबी के जेंडर का पता नहीं चलता। बेबी का जेंडर डिपेंड करता है अपनी क्रोमोसोम के, जो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ही डिसाइड हो जाता है। कोई लोग बोलते हैं ये मतलब बेबी का बम अगर ट्रांसवर्स है तो लड़की है, अगर खड़ा है तो लड़की, बस ये सरासर गलत है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि जो बेबी बम का शेप है जो मैटरनल के मतलब मॉम की कंडीशन पे डिपेंड करता है, प्रेगनेंसी का नंबर कौन सा उस पर डिपेंड करता है, उसके बॉडी का टोन कैसा है, उसका बेबी के जेंडर से कोई कनेक्शन नहीं है। एक और चीज है इसके साथ ही मिथ ये है कि तुमने लड़की पैदा किया है, मतलब मदर पे इल्जाम लगती है कि तुमने किया है, जबकि क्रोमोसोम XY जो है वो फादर से आ रहा है, राइट? तो वहां पे जो इल्जाम लगती है मदर के ऊपर, कितना सही है? तो एक्चुअली जो बेबी का जो जेंडर होता है डिसाइड होता है एक्चुअली फादर के क्रोमोसोम से, क्योंकि फीमेल में होते हैं सारे X, दोनों XX, एंड फादर में होते हैं X एंड Y। जो अगर X अगर कंसीव हो जाए तो आपको फीमेल होने वाली है, एंड अगर Y X के साथ कंसीव आपको बेबी बॉय होता है। क्योंकि जो जेंडर ऑफ द बेबी वो डिसाइड करता है आपके फादर के जेनेटिक्स पे, क्रोमोसोम पे डिसाइड करता है, उसमें मदर का कोई कनेक्शन नहीं। मदर इज जस्ट जो आपको यूट्रस में बेबी को ग्रो करती है। तो यहाँ पे ये मिथ ही है कि आप मदर पे इल्जाम मत लगाएं कि तुमने लड़की पैदा किया है वो फादर पे लगाएं। अभी अपने इंडिया में बेबी का जेंडर पता करने की कोशिश करना भी एक गुनाह है जी। तो ऐसे सवाल दिमाग में रखना भी नहीं चाहिए और पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेबी का जेंडर जो नेचुरल डिसाइड होता है, बेबी का जेंडर करना इस इंडिया में जानना एक कानूनी एक गुनाह है। जब प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सोने में, जहाँ तक बहुत सारे वुमेन को कैसे मैं सोऊं, लेफ्ट सो राइट सो, ऐसे सोते हैं तो हैवीनेस लगता है, तो कैसे हमें सोना चाहिए, एग्जैक्ट पोज क्या होना चाहिए? देखो मतलब प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ्स में जो आपका यूट्रस है जो अपना प्यूबिक हेयर लाइन उसके नीचे रहता है, तो उस टाइम पे लेफ्ट राइट या बैक पे भी आप सो सकते हो। जब 3 मंथ्स के ऊपर जाता है तो यूट्रस आपके प्यूबिक हेयर लाइन के ऊपर आने लगता है। तो अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेट सोते हो तो जो यूट्रस का वेट रहता है, बीच अपना स्पाइन है उसके बीच में कुछ मेजर वेसल रहते हैं ब्लड के, उसको कंप्रेस होके अपने बेबी को ब्लड फ्लो कम होने का रिस्क रहता है। इसलिए आपको थोड़ा सा लेफ्ट टिल्ट होके सोना है। उसके लिए आप बैक को मतलब आपको बैक रेस्ट पिलो यूज करके आपको सोना चाहिए। डिलीवरी के बाद मदर और बेबी को केयर करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं? ओके, डिलीवरी के बाद की तैयारी एक्चुअली डिलीवरी के पहले चालू हो जाती है। उसके लिए हमारे पास अभी बर्थ प्लान होता है, मतलब डिलीवरी के बाद जब बेबी एक घर आता है
तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपको फीडिंग का ध्यान रखना, जो आपको डॉक्टर बताती है। आपको हर 2 घंटे में फीडिंग करना है, उसके यूरिन आउटपुट एंड उसका सब ध्यान रखना है। उसको अगर जॉन्डिस मतलब पीला दिखता है बच्चा या कोई स्किन रैश आती है, उसका हमें ध्यान रखना होता है। सेकेंड थिंग, माँ के बारे में आपको देखना है कि डाइट एंड हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि इसमें वाटर जो मिल्क रहता है उसमें 98% वाटर रहता है। तो वाटर इनटेक, ऐसे लोग बोलते हैं कि गर्म पानी पीना है, तो गर्म पानी पीना इज मिथ। अगर गर्म पानी पीते हो तो उसको मम्मी को कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, वो पानी वाटर इनटेक कम जाएगा। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले आपको पानी, बस आपको ठंडा पानी नहीं पीना है ज्यादा। एंड सेकंड थिंग, तो स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है, तो हाई कैलोरिक फूड आपको लेना है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेस्ट, क्योंकि इस फेज में बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस आपका मूड स्विंग्स हो जाता है, किसी को डिप्रेशन आता है, जो आपकी जो पसंद की चीजें थी उसको आपको विड्रॉन लगता है, बेबी से बॉन्डिंग नहीं हो पाता। ऑल दिस इज कॉल्ड एज पोस्टपार्टम ब्लूज। ये बहुत लोगों को होता है, बट एक 2 to 3 वीक्स के बाद तो अपने आप नॉर्मल होने लग जाता है। लेकिन अगर ऐसे सिम्टम जो निगेटिव इम्पैक्ट है, क्राइंग स्पेल्स है, बॉन्डिंग नहीं होता है, इमोशनली सोशली विड्रॉन लगता है, अगर आपको ये परसिस्टेंट है मोर देन 3 वीक्स, जिसे हम लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, जिसको हमें डायग्नोसिस करना, ध्यान रखना, ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसका बेबी के बॉन्डिंग पे, फीडिंग पे बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट आ जाता है। जी बिल्कुल। एंड उसके बाद रहा सवाल अपने जो केयर ऑफ वुंड, जो नॉर्मल डिलीवरी जो टाके लगते हैं उसको एपिजियोटोमी बोलते हैं, सिजेरियन में जो स्कार होता है उसका, जो आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वैसे आपको उसकी टाकों के भी ख्याल रखना है। ये जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है उसमें कहा जाता है कि 6 मंथ तक आप हैवी वर्क ना करें, तो 6 मंथ है या फिर उसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन है कि उतना वैसे ना काम करे या क्या काम करे सी सेक्शन वालों के? देखो, आफ्टर सिजेरियन सेक्शन 3 मंथ्स इज द इनफ, जो क्योंकि जो 3 मंथ भी क्यों लगते हैं, जो आपका रेक्टस मतलब टॉप फ्लेयर रहता है बॉडी का, उसको हील होने में 3 मंथ्स लग जाते हैं। ओके। उसके बाद अपना धीरे धीरे मतलब आपको ग्रेजुअली चालू करना है, उसमें अपना ग्रेजुअल एक्सरसाइज आप चालू कर सकते हो। ये जो सी सेक्शन होते हैं उसमें ज्यादातर डॉक्टर से एडवाइस यही आता है कि 2 बेबी इनफ है सी सेक्शन वालों के लिए, तो कभी कभी 3 बेबी भी कर लेते हैं, 3rd जब चल रहा होता है, तो हमें क्या 3rd बेबी करनी चाहिए या फिर रुक जानी चाहिए? कैसे रहता है कि अगर 3rd प्रेगनेंसी आप प्लान कर, वो पहले 2 सिजेरियन है, सिजेरियन जब होता है तो आपके कैसे ना पेट में जब खोलते हैं हम लोग, तो सारे जो ऑर्गन्स एक दूसरे को चिपकने का रिस्क रहता है, उसको बोलते हैं अडेजेंस। जब आप जैसे भी 2nd 3rd करते जाओगे, तो अगर उसके टाइम पे अगर हम लोग यूट्रस खोलते हैं, एब्डोमेन खोलते हैं, उसमें इंजुरी तो इंटेस्टाइन मतलब जो बॉवल की इंजुरी होने का रिस्क बहुत रहता है। फिर बाकी जो ऑर्गन्स इसको कट होने का रिस्क रहता है, जो मतलब प्लासेंटा या ब्लीडिंग इन्फेक्शन का रिस्क, जैसा नंबर बढ़ता है वैसे उसका रिस्क बढ़ता है। तो एज फार एज पॉसिबल 2 सिजेरियन की तक लिमिट अच्छा रहता है, इट्स ऑप्टिमम। उससे ज्यादा 3rd है तो फिर रिस्क काफी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। अभी आपने जॉन्डिस की जिक्र की कि आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी जॉन्डिस होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है बेबी में, तो विद इन 1 वीक ही अभी बहुत सारे केसेस बढ़ती जा रही है जॉन्डिस होने की विद इन 1 वीक। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस है कि उनको पहले ही वीक में पीलिया डायग्नोज हो जाता है, तो ये कैसे बचे इससे? कैसे रहता है, पीलिया होना ये कभी कभार नॉर्मल होते हैं, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। में 2 टाइप होते हैं, वन इज फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल पीलिया, और एक पैथोलॉजिकल। जो सबका जो बेबी का लिवर रहता है वो अपने जो मिल्क जो लेता है उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा इमेच्योर रहता है, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी वो थोड़ा सा उसको जॉन्डिस होना ये नॉर्मल है, बट ये 2 to 3 वीक्स में कम हो जाता है। अगर उससे ज्यादा परसिस्टेंट रहता है, ये बेबी हमेशा स्लीपी रहता है, एडिक्वेट फीड नहीं ले रहा है, यूरिन भी नहीं पास कर रहा है, वो उसको उठाने में दिक्कत है, हमेशा स्लीपी रहता है, स्लगिश, तो वो एबनॉर्मल है। ओके। जब तक आपका बेबी एक्टिव है, अच्छे से फीड ले रहा है, तो आपको टेंशन चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग में भी अभी जो डिलीवरी हुई है, उनको ऐसा हुआ कि बेबी को ब्लू लाइट में रखनी पड़ गई विद इन 1 वीक ही। वो गए थे रेगुलर चेकअप के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, और उनको ब्लू लाइट में रखना पड़ा 24 आवर्स के लिए। तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि पैदा होते ही पीलिया हो जा रहा है। और बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि डिलीवरी के टाइम में वो कहा जाता है कि वो गंदगी कुछ पी लिए, वो टर्म यूज किया जाता है कि डिलीवरी के टाइम में कुछ पी लिया नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में, जिसके कारण बेबी का डेथ हुआ। तो क्या ये होता है? एक्चुअली जो बेबी के जो डेथ होता है आफ्टर डिलीवरी, तो उसके रीजंस बहुत सारे अलग है कि मतलब ड्यूरिंग जैसे नॉर्मल डिलीवरी अगर किसी का कॉर्ड में कंप्रेशन आ गया लंबे समय तक,
या बेबी ने पॉटी कर दिया, उसमें अगर उसके सांस में गया है तो उसके कारण बेबी की डेथ हो सकती है। तो हमें आजकल के जमाने में ये सब रेयर है क्योंकि कंटिन्यूस बेबी का मॉनिटरिंग हो जाता है। हाँ। लेकिन वो पहले जमाने में था कि पॉटी वगैरह अगर बेबी ने निकाल ली या बेबी के सांस में गई तो बेबी को ये बेबी की डेथ हो सकती है। अभी यंग गर्ल्स में बहुत ज्यादा केसेस आता है पीसीओडी का, तो वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? पीसीओडी की ये जो चेक से पता चलता है कि आपको पीसीओडी हर दूसरे तीसरे गर्ल्स को ये है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? और उस दौरान में मैंने जितने को भी पीसीओडी का केसेस देखा है सबको बहुत पेन होता है पीरियड के टाइम में। तो ये पेन पीसीओडी से है या फिर ये दोनों अलग अलग चीज है? तो पीसीओडी मतलब क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, मतलब आपका जो ओवरीज है, अंडाशय, उसमें थोड़े से फ्लूइड फिल्ड छोटे सिस्ट मतलब छोटी सी गांठ बन जाती है। तो इसके कारण क्या होता है? इसका रीजन भी हम ही लोग, मतलब अपना लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, स्लीप नॉर्मल नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है, उसके ज्यादा आपके जो सिस्ट बन जाते हैं उसके कारण अपनी बॉडी का जो नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस रहता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। जिससे आपको ओबेसिटी, वेट बढ़ जाएगा, आपके पीरियड्स बहुत जल्दी, बहुत लेट, बहुत कम ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या क्लॉटिंग, ऐसी सारी चीजें पीसीओडी में हो जाती है। उसके बाद जैसे चेहरे पे कुछ बाल, मतलब फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाता है। एंड आपको मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीसीओडी आपको डायबिटीज होने का रिस्क रहता है, बीपी बढ़ने का रिस्क रहता है बिकॉज ऑफ द वेट। एंड अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो प्रेगनेंसी प्लान करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो पीसीओडी में एक्चुअली क्या होता है कि ये सारी चीजों का डिफिकल्टी आ जाती है, तो उसे बचने के लिए हमारे पास है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिखने में लगता है सब्जेक्टिव टर्म, बट उसमें लाइफस्टाइल इसके इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे एक्सरसाइज मैंने बताया कि डेली एक्सरसाइज अगर करते हो उसका फीमेल के बॉडी पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो अपने हार्मोन का जो बैलेंस है अच्छे से मेंटेन रहता है, जिससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज नहीं होगा, ओव्यूलेशन सही तरीके से होगा, आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। रहा सवाल पीरियड्स में पेन का, उसे बोलते हैं डिस्मेनोरिया। जो नॉर्मली मतलब जैसे अपना जो एक्सिस रहता है, जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं पहले लाइक 8, 14, 15, 16 की एज में, तो तब आपका जो हार्मोन का एक्सिस रहता है फीमेल को इतना मैच्योर नहीं होता, तो उसमें ओव्यूलेशन नहीं होता। तो पहले 2 to 3 इयर्स में ज्यादा पेन नहीं होता। जैसे 19-20 के एज के बाद ओव्यूलेशन होना स्टार्ट होता है फीमेल के बॉडी में, तब से अपने साइकिल थोड़े थोड़े पेनफुल होने लग जाते हैं। बट जो पेन होता है वो बियरेबल एंड टॉलरेबल रहता है। अगर आपको आपका पेन टॉलरेट नहीं होता है तो उसके रीजन अलग हो सकते हैं। जैसे अपने यूट्रस को गार्डेड फाइब्रॉइड है, या एंडोमेट्रियोसिस है, या यूट्रस के अंदर छोटी सी गार्ड, जैसे पॉलिप है, ऐसे कुछ रीजन है। तो आपको जो पेन होता है वो बेरेबल नहीं होता। तो आपको पेन है मतलब अच्छा है, ऐसे जो मिथ है वो घर पे नहीं बैठना है। आपको डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करके उसको जो टेस्ट एडवाइस करते हो आपको करवा के लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग एक मेडिसिन आती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसको ले लेते हैं और रहते हैं, डॉक्टर से मिलते भी नहीं है, जाके शॉप में बोलते हैं, केमिकल मेडिकल शॉप में कि मुझे पीरियड में पेन हो रहा है, दे दो। वो दे देते हैं, एक छोटी सी टैबलेट आती है और उसी को लेके वो 3 days कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग में प्रॉब्लम करेगा, लॉन्ग वे जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम देगा, ऐसा है। तो वैसे ना पीरियड के पेन के लिए डायरेक्टली मेडिकल से मतलब ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन लेना बहुत ही डेंजरस होता है। क्योंकि कभी कभार मेडिकल हमने भी देखा है ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस, कुछ लोग डायरेक्टली हार्मोन के पिल्स दे देते हैं। दैट इज वेरी, क्योंकि एक टैबलेट लेने से पहले हमें सब पूछना होता है कि कहीं उस मेडिसिन से आपको कोई इंटरेक्शन तो नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई और मेडिकल कंडीशन जिसके साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसलिए डायरेक्टली मेडिकल से मेडिसिन लेके खाना वो इज वेरी रिस्की। आपको पहले जाके पता करना है कि आपका पेन क्यों है, उसके साथ ही आपको पहले से कुछ प्रॉब्लम्स है, पहले से कुछ मेडिसिन चल रहे, किसी का आपको एलर्जी है, वो सब कुछ देख के हमें मेडिसिन एडवाइस करना होता है जो आपके लिए सेफ रहेगा। जी बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियों का ये भी आता है कि 6 मंथ तक उनको पीरियड नहीं होते और जब होते हैं तो बहुत हैवी होते हैं, हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो क्या उनके लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ है इसलिए हो रही है, या फिर रीजन क्या होता है? इरेगुलर साइकिल का मेन रीजन रहता है पीसीओडी, जैसे मैंने अभी बताया। इसका मेन रीजन रहता है अपना लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है कि पीसीओडी अगर होता है तो किसी को 1 महीने में 3 बार पीरियड्स आ जाते हैं, किसी को 6 मंथ में आते ही नहीं है विदाउट मेडिसिन। तो ऑल दिस प्रेजेंटेशन ऑफ पीसीओडी ओनली।
उसके लिए आपको एक बार जाके सब कंसल्ट करके टेस्ट करवाने के बाद जो आपके लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, क्योंकि डॉक्टर आपको 3 महीने की मेडिसिन देंगे, जस्ट दैट यू शुड लर्न द डेली एक्सरसाइज। 3 महीने के बाद आपको अगर एक्सरसाइज आप करते हो तो आपको पीसीओडी वापस नहीं होगा, लेकिन आप वापस छोड़ देते हो तो वापस आपको अगेन पीसीओडी हो सकता है। ओके, तो एक्सरसाइज करना इज द की टू प्रिवेंट एंड टू ट्रीट द पीसीओडी। एक कभी है कि अर्ली एज में पीरियड हो रही है, लड़कियों को 8 इयर्स में भी हो जा रहे हैं, तो इसके लिए बचना चाहिए हमें कि हो रहा है तो होने ही दे देंगे, वो तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमें क्या क्या बातों पे ध्यान रखें कि थोड़ा डिले कर सकते हैं, 10-12 तक जा सकते हैं, क्योंकि 8 ईयर बहुत यंग एज होता है, उनको समझ ही नहीं होता है ये क्या है, और उस एज में वो उस पेन से गुजर रही है। तो हम पहले प्रिकॉशन लेके कुछ किया जा सकता है इसके लिए? देखो, पीरियड स्टार्ट होना जिसको मीनार बोलते हैं वो डिपेंड करता है अपने बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसे नॉर्मल एज रहता है 14 to 16 में आनी चाहिए आपको पीरियड्स जी, तो लेकिन आजकल के जमाने में सारे बहुत छोटे बच्चों को हम लोग देखे पीरियड वो क्यों आ रही है कि आजकल की ओबेसिटी मतलब वेट अगर सबका ही ज्यादा है, ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, लोग बैठे रहते हैं, जिसके कारण अगर आपका वेट बढ़ता है, जो मतलब जो हार्मोन्स होते हैं जो पीरियड हमें स्टार्ट कर देते हैं, वो हार्मोन्स बनने के लिए जो रहता है ना सबस्ट्रेट रॉ मटेरियल जो अपने वेट से आता है, तो जितना आपका वेट ज्यादा है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, उतने आपके हार्मोन्स बहुत जल्दी बनेंगे और जल्दी आपको पीरियड्स आएंगे। तो नॉर्मली जो अगर साइकिल आपको रखना है तो शुरू से बच्चों को भी एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में आपको मतलब इनकरेज करना चाहिए, उनका भी वेट मैनेज, क्योंकि बच्चों में के बच्चे हैं खाने दो, तो वैसे नहीं करना चाहिए एक्चुअली, उनको भी हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस हमें समझाना है एंड उनका भी बॉडी वेट मेंटेन करना है। आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी एक नया इमर्जिंग प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों की उनको भी डायबिटीज होने का रिस्क हो रहा है जी। तो इनको बचने के लिए आपको बच्चों का वेट ध्यान देना है, इसके लिए सारी इसकी जो शुरुआत है हमें खुद से करनी होती है, क्योंकि बच्चे आपको फॉलो करते हैं। हाँ। आपको अगर डाइट बैलेंस नहीं है तो बच्चे बोलेंगे आप मतलब जो बच्चे हमें जो एडवाइस है वो फॉलो नहीं करेंगे, तो वेट एंड डाइट मैनेजमेंट से सारी प्रॉब्लम्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और जैसे स्क्रीन की बात करी आपने, मोबाइल यूजर्स की बात करी, तो आजकल मदर्स जो है वो बहुत मोबाइल यूज कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज हो रहा है, तो क्या ये स्क्रीन टाइम जो हम कहते हैं वो बेबी को अफेक्ट करेगा इन प्रेगनेंसी? स्क्रीन टाइम डायरेक्टली बेबी को अफेक्ट करने से अच्छा उसका एक फैक्टर रहता है कि स्क्रीन टाइम अगर उस मतलब उसके टाइम पे आप बैठे हो तो आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ेगी, फिर आपका स्क्रीन की जो चीजें देख के आपको कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव चीजें देख के आपको सैडनेस वगैरह बढ़ सकता है, तो इसके कारण आपको जो एक्सरसाइज नहीं हो इसके कारण जो आपको डायबिटीज ओबेसिटी का रिस्क बढ़ रहा है उसके कारण आपकी बेबी की इफेक्ट आएगा। ओके, तो आपको स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखना है, दिन में 2 आवर्स इज द इनफ, उसमें भी हर 20 मिनट्स बाद आपको एक 20 सेकंड का ब्रेक लेना है फॉर योर आईज हेल्थ। जी, और नारियल पानी पीने से बेबी गोरा होता है? बेबी का जो कलर रहता है स्किन का टोन वो कुछ खाने से पीने से एंड कुछ नहीं खाने से नहीं होता, वो अपने मतलब जैसे मम्मी पापा का जो स्किन का कलर टोन है वो जेनेटिक्स के बेबी का कलर टोन डिसाइड होता है, तो नारियल पानी पीने से या केसर खाने से बेबी का कलर गोरा नहीं होता, वो मिथ है। जी बिल्कुल। वो सेहत के लिए अच्छा है लेकिन हाँ। उससे कलर डिसाइड नहीं होता। 45 एक ऐसी एज है जहाँ पे हम थर्ड एरा में चले जाते हैं, एक बालावस्था, युवावस्था, और थर्ड में हम वीमेन की अगर हम बात करें तो 45 से शुरू हो जाती है जब आपका मेनोपॉज शुरू होता है। तो उससे पहले क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके लिए क्या है एक्चुअल वुमेन करे उसके लिए? तो बेसिकली अब फीमेल के लाइफ में प्रेगनेंसी तो पैम्परिंग वाला फेज रहता है, लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है तो सब पैम्परिंग एकदम लो लेवल पे आ जाता है, लेकिन तब आपको अपना खुद पे ध्यान रखना है। डिलीवरी के बाद बहुत सारे मैंने देखा है लेडीज को सब कुछ अपना के लिए छोड़ देती है कि काम है, ये है, वो है, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। आपको कुछ टेस्ट आपको हर साल करने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम है, विटामिन D3 है, B12 है, हीमोग्लोबिन है, शुगर टेस्ट आपको ये ईयरली करना चाहिए। देन होता है कि एक पैप्समियर मतलब जो सर्वाइकल कैंसर आपने सुना होगा, जो अपने इंडिया में फीमेल डेथ का लीडिंग कॉज है, गर्भाशयाचा मुखाचा कैंसर जिसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, उसे बचने के लिए आपको हर 3 से 5 साल में एक बार पैप्समियर टेस्ट करना होता है। बहुत ही उसको बस 2 मिनट लग जाते हैं, वो डॉक्टर के पास जाना है, पैप्समियर करवाना, उससे आप सर्वाइकल कैंसर होने से बच सकते हो जी। उसके साथ ही आपको ध्यान देना है डाइट एंड एक्सरसाइज पे, तो आपको थ्रू आउट लाइफ में फॉलो करना है।
जैसे आप 40 क्रॉस करते हो तो यू आर अप्रोचिंग द मेनोपॉज। इंडिया में मेनोपॉज का एज है 47 एवरेज एज। ओके। तो उसके पहले कुछ महीने या कुछ साल आपको ऐसे मूड स्विंग्स आ जाते हैं, इरिटेबिलिटी हो जाती है, ये सारे मेनोपॉजल सिम्टम्स रहते हैं। किस चीज में इंटरेस्ट था वो अभी कम होता है, सोशली इमोशनली विड्रॉन लगता है, इसका सब निगेटिव इम्पैक्ट अपनी हेल्थ पे आ जाता है। तो उसके लिए अगर आप पहले से अपनी लाइफस्टाइल बना के मेंटेन करते हो, मतलब एक्सरसाइज है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप है, जो अपने काम में बिजी रहते हो, तो इसका इम्पैक्ट आपके इमोशनल या मेंटल हेल्थ पे कम आएगा। एंड जो आपकी खुद की टेस्ट है जो ईयरली आपको चेक करना ही है, वो अगर आप करते हो तो इससे काफी आपको मदद होगी। तो ये जो मेनोपॉज की बात करें हम, तो वो बहुत टाइम तक चलता है, 2-3 ईयर तक वो चलते रहता है, वो फेज अप एंड डाउन लगे रहते हैं। तो क्या ये वैसे ही वर्क करता है या फिर उसमें किसी किसी को होता है कि अभी ब्लीडिंग हुआ फिर 6 मंथ में नहीं हुआ पीरियड, अभी हुआ फिर 6 मंथ में हुआ फिर 2 मंथ में होता है, मतलब इरेगुलर हो जाता है। तो क्या ये नॉर्मल है इरेगुलर होना? एक्चुअली मेनोपॉज मतलब क्या होता है, अगर आपको 1 साल तक बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आए तो हम लोग मेनोपॉज आए ऐसे बोलते हैं। मेनोपॉज आने से पहले किसी किसी को 3 मंथ्स में आता है, 6 मंथ में आता है, उसको बोलते हैं पेरी मेनोपॉज। मेनोपॉज के पहले से डिले होना ये नॉर्मल है। लेकिन 1 साल पीरियड्स नहीं आने के बाद अगर आपको जरा भी ब्लीडिंग होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, वो कम्प्लीटली एबनॉर्मल होता है। ओके। तो उसको आप डॉक्टर के पास जाके सारी टेस्ट वगैरह आपको करवानी पड़ेगी। अब बहुत सारे विमेन को ये भी आ जाता है कि यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम, उनकी यूट्रस बाहर आ जाती है। कभी कभी मैंने मेरी एक फैमिली है, रिलेटिव है, उनको वो ये इशू हुआ है कि बैठे में या खड़े में भी यूट्रस बाहर आ जाती थी आफ्टर मेनोपॉज। तो ये क्या है? यूट्रस को बाहर आना मतलब उसको बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। प्रोलैप्स मतलब जो आपके जेनिटल ऑर्गन्स हमें लगता है कि वो बाहर निचले की तरफ फील होते हैं। हाँ। उसका मेन रीजन रहता है आपके उधर के मसल का रिलैक्सेशन, मतलब टोन नहीं होता। सेकंड होता है मल्टीपल डिलीवरीज, मतलब किसी की 3-4 ऐसे 3 से ज्यादा अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाते हैं तो आपके यूट्रस एंड उसके सपोर्ट थोड़े से डिले हो जाते हैं। इसके कारण से आपको फील होता है कि आपका, मतलब मराठी में लोग बोलते हैं कि अंग बाहर पड़ता है, या प्राइवेट पार्ट्स आपको बाहर जब वॉशरूम पे बैठते हो फील होते हैं। तो उसका कारण रहता है ये मसल का टोन नहीं रहना एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी, या कोई कंजेनिटल मसल में प्रॉब्लम हो जाती है। उससे बचने के लिए आपके पास रहता है कि डिलीवरी बाद को एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको बोलते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। मतलब आपको डिलीवरी जब हो जाती है, जैसे कि आपको अगर यूरिन वॉशरूम जाना नहीं है, अगर आपको होल्ड करते हो तो उसे होल्ड करके जो रखने वाली एक्सरसाइज उसको बोलते हैं कीगल्स एक्सरसाइज, जो आपको अच्छी तरीके से फॉलो अगर करते हो तो ये प्रोलैप्स से आप बच सकते हो। बहुत सारे विमेन को ये नहीं समझ में आता है कि ये फॉल्स लेबर पेन है या एक्चुअल लेबर पेन है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि वो 5 मिनट 10 मिनट का जो ड्यूरेशन है, तो वो कैसे डिसाइड होता है और कैसे हम कहें कि ये फॉल्स है और ये एक्चुअल में पेन हो रहा है कि हमें डॉक्टर के पास रन करना है? तो वो उसके बारे में डिटेल बता दीजिए। लेबर पेन जब स्टार्ट होता है, जो आपको पेन होता है, जो क्रैम्प्स आते हैं, हाँ। उसका इंटेंसिटी एंड उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं ट्रू लेबर पेन। उसके जो पहले फॉल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इन मेडिकल टर्म्स। वैसे इरेटिक कभी 1-2 बार आते हैं, फिर आते नहीं है या बंद हो जाते हैं आके, दैट इज फॉल्स लेबर। लेबर जब आपको सेट इन होता है तो आपका पेन फिर वापस कम नहीं होगा, उसका इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। उसके साथ ही आपको वाटर ब्रेक हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, स्पॉटिंग हो सकता है। ये सारी चीजें एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग पेन है तो आपको लेबर पेन चालू हो गए। आप हमारे दर्शकों को कोई एडवाइस दे दे कि जैसे विमेन प्रेगनेंसी से पहले क्या हमें प्रिकॉशन लेके एक गायनेकोलॉजिस्ट क्या एडवाइस दे कि एक अच्छा बेबी और अच्छी मदर हम जनरेट कर सके? मुझे सारी लेडीज को एक मैसेज देना है कि आप अपनी लाइफ में कोई एक टारगेट या कोई एक एम रख के खुद पे हेल्थ पे ध्यान ना दो। आपका हेल्थ प्रायोरिटी है तो लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान दोगे, खुद को हेल्दी रखोगे थ्रू आउट द लाइफ, तो आप जो आपके लाइफ में जो भी आएगा, मेनोपॉज है, प्रेगनेंसी या एनीथिंग, तो आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो एक गोल डायरेक्टेड, अगर आपको कोई गोल नहीं है तो आपको ध्यान ऐसे मत करो, जो आपकी चीजें आपको डेली मेंटेन करना ही अच्छा है। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ है तो आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा और समझा कि डॉक्टर गौरी ने कितने अच्छे से और विस्तृत तरीके से हमें समझाया कि प्री प्रेगनेंसी हमें क्यों लेना चाहिए
और इन दौरान हम क्या क्या प्रिकॉशन लेके खुद को एज ए मदर और एज ए वीमेन अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और बेबी को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। डॉक्टर गौरी का हम डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पे देख के उनकी यूट्यूब इंस्टा ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग डिटेल मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।